हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के वन लाइनर सीरीज में कुछ मिश्रित प्रश्न के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि डायरेक्टली परीक्षा में जो है पूछ लिए जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई भी परीक्षा क्यों ना हो। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और टॉपिक्स पर चलते हैं। ठीक है, देखिए ज्यादा बात करने से बेहतर है कि जितनी बातें हो वो टॉपिक के रिगार्डिंग या टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना। ये आप यही चीज आपको परीक्षा में सफल बनाएगा। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है, देखिएगा, रेड रिबन एक्सप्रेस। पहला टर्म है रेड रिबन एक्सप्रेस। कहता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस इज अ विजुअल एंड मूविंग मीडियम फॉर, कहता है रेड रिबन एक्सप्रेस। देखिएगा, इस टाइप का एक सिंबल बना हुआ रहता है, इस टाइप का एक सिंबल बना रहता है ना, रेड कलर का रिबन का सिंबल बना रहता है। कहता है कि रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो किसकी जागरूकता फैलाने का एक दृश्य और गतिशील माध्यम है। तो याद रखिएगा, रेड रिबन एक्सप्रेस जो है वो अवेयरनेस अबाउट एड्स, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए रेड रिबन एक्सप्रेस का यूज किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, संरक्षा के बारे में। क्या है संरक्षा, क्या है ना। तो संरक्षा क्या है, तो एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट है। मतलब संरक्षा जो है किससे संबंधित है, एड्स अनुसंधान और नियंत्रण परियोजना से संबंधित है, जो कि कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु में है, दक्षिण भारत में ये अवस्थित है। क्या अवस्थित है, तो याद रखिएगा, एड्स रिसर्च एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट, जिसको क्या कहते हैं, संरक्षा कहते हैं। ठीक है, देखिए ये सब पॉइंट ना उम्मीदतन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि इन पॉइंट्स के बारे में जिक्र कर लो। तो क्या कहता है अगला पॉइंट, आवाहन। आवाहन बिल एंड मेलिंडा में लिंडा, है ना। कहता है आवाहन बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का भारतीय खंड है, जो एचआईवी एड्स की रोकथाम पे लगा हुआ है। ये याद रखिएगा, आवाहन क्या है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। अब ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स क्या है, तो बिल गेट्स, याद रखिएगा, बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है। बिल गेट्स का क्या है, एक फाउंडेशन है। क्या फाउंडेशन है, आवाहन एक फाउंडेशन है बिल गेट्स का, जिसमें मेलिंडा गेट्स भी है सम्मिलित, है ना। तो याद रखिएगा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है वो बिल गेट्स से जुड़ा हुआ है, और ये इसका नाम क्या है, आवाहन नाम है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है, तो भारत का एक जो है पार्ट है, भारत में एक फाउंडेशन है जो कि एचआईवी एड्स की रोकथाम में लगा हुआ है, या फिर जिसका कार्य क्या है, एचआईवी एड्स की रोकथाम का, एचआईवी एड्स पर काम करना। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है नाको, नाको एक ऐसा संगठन है जो एड्स से संबंधित है। नाको क्या है, नाको एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किससे संबंधित है, एड्स से संबंधित है, एचआईवी एड्स से संबंधित एक संगठन है जिसका नाम क्या है, नाको। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, कहता है मिशन इंद्रधनुष के बारे में। क्या है, मिशन इंद्रधनुष के बारे में कहता है। तो यहां पर पॉइंट क्या आता है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष जो है वह किससे संबंधित है, तो बच्चों को टीकाकरण करवाना, उसके लिए संबंधित है आपका कौन सा, मिशन इंद्रधनुष। तो यहां पर जो पॉइंट्स आए हमारे, सबसे पहला था रेड रिबन एक्सप्रेस, ये किससे जुड़ा हुआ था, अवेयरनेस अबाउट एड्स, एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने पर संबंधित था। अगर हम बात करें संरक्षा की, तो संरक्षा क्या है, तो एड्स अनुसंधान और नियंत्रण परियोजना है। कहां पर है, तो बेंगलुरु में है। अगर हम बात करें बिल एंड मेलिंडा गेट्स का जो फाउंडेशन है,
उसका भारतीय खंड उसका HIV के रोकथाम के लिए जो है उसका नाम क्या है? आवाहन नाम है। क्या नाम है? आवाहन नाम है। अगर हम बात करें नाको, नाको किस संगठन से संबंधित है? नाको संगठन जो है किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है, HIV एड्स से संबंधित है। अगर हम बात करें मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर देखिएगा डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ है प्रोग्राम का नाम, एक तरफ क्या है आपका? प्रोग्राम का नाम है, और एक तरफ आपका लिखा हुआ है लॉन्च ईयर, उसको कब लॉन्च किया गया था, मतलब उसको कब से उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें पॉइंट आता है वो है आपका नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, मतलब अंधता नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम जो है यह कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा 1976 में। देखिए ये सब पॉइंट्स आपको, ये इन सब पॉइंट्स का आपको नॉलेज होना आवश्यक है ना, कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, या फिर अंधता दिवस कब मनाया जाता है, या कार्यक्रम कौन सा है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब इसको लॉन्च किया गया, इसके पॉइंट्स डायरेक्ट पीटी में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, राष्ट्रीय अंधता जो कार्यक्रम है वो कब से शुरुआत की गई है? इसकी 1976 से इसकी शुरुआत की गई है। कहता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम मतलब एकीकृत बाल विकास योजना जो है ये कब से शुरू की गई है? तो 1975 से। कब से शुरू की गई है? 1975 से शुरू की गई है। क्या कहता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, कौन सा स्कीम? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, एकीकृत बाल विकास योजना जो है वो कब से शुरू की गई है? तो 1975 से शुरू की गई है। अगर हम बात करते हैं नेशनल लेपेरोजी एरेडिकेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम जो है यह कब शुरू किया गया है? याद रखिएगा 1983 को शुरुआत की गई थी इसकी, 1983 को इसको लॉन्च किया गया था। अगर हम बात करें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है यह कब से इसकी शुरुआत की गई थी? याद रखिएगा 2005 से इसकी शुरुआत की गई थी। किसकी शुरुआत? तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की शुरुआत जो है वो कब से की गई है? तो 2005 से शुरू की गई है। देखिए इन सब के बारे में डिटेल भी कर सकता हूं, लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास बहुत लंबा स्लाइड है और बहुत टाइम लग जाएगा इसको डिफाइन करने में एक एक करके, इसीलिए अभी वन लाइनर पे फोकस कीजिए। मैं आगे चलकर इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो के साथ आपके साथ वापस जुड़ूंगा। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है आपका, ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिए। मैं इतनी बार इसको रिपीट करूंगा ताकि आपको याद हो जाए, है ना, याद भी करते चलिए साथ साथ, और नोट पेन लेके भी बैठिए, है ना, नोट्स भी बनाते चलिए अपने साथ साथ। तो देखिए उच्च रक्तचाप, मधुमेह, HIV परीक्षण और मृत्यु पंजीकरण में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण कहता है NFHS का मतलब होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS जो है 5 डजंट इंक्लूड, इनमें से क्या शामिल नहीं है? NFHS 5 में इनमें से क्या शामिल नहीं है? तो इसमें से HIV परीक्षण जो है वो शामिल नहीं है। याद रखिएगा क्या शामिल नहीं है? HIV परीक्षण जो है वह शामिल नहीं है। क्या क्या ऑप्शन में आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। उच्च रक्तचाप है जिसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, मधुमेह जिसको कि डायबिटीज कहते हैं, HIV परीक्षण है, HIV टेस्ट है, मृत्यु पंजीकरण है मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ है, तो कहता है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में
इनमें से कौन सा चीज इंक्लूड नहीं किया गया है? एचआईवी परीक्षण जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहता है कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल क्या है? जो कि जिस कोलेस्ट्रॉल की वजह से आजकल जो हृदय घात होता है, हार्ट अटैक की समस्या आती है, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल की समस्या के कारण होता है। तो कहता है कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट, पशु वसा में पाया जाने वाला फैटी अल्कोहल है। क्या है? फैटी अल्कोहल है। ठीक है, फैटी अल्कोहल फाउंड इन एनिमल फैट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? एस्ट्रॉइड है। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का एस्ट्रॉइड है। क्या है ये? एक एस्ट्रॉइड है। अगर हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसका सामान्य स्तर से आगे बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है? स्तर किससे संबंधित है? याद रखिएगा, धमनियों में रुकावट से संबंधित है। जो आर्टरीज है, उस आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है, जिस कारण से हृदय घात की समस्या होती है। किसकी समस्या? हृदय घात की समस्या उत्पन्न होती है। किस कारण से? आर्टरीज में ब्लॉकेज होने की वजह से। मान लीजिए कि आप कोलेस्ट्रॉल को कचरा भी कह सकते हैं, और कोलेस्ट्रॉल क्या है? कचरा है। क्या है? कचरा है। अगर शरीर में कोई पाइपलाइन है, उस पाइपलाइन में कोई चीज फ्लो कर रहा है, अगर उसमें कचरा आ जाए तो कचरा के कारण क्या होगा? उसका प्रेशर देना पड़ेगा उसको फ्लो करने के लिए। मतलब आपके हार्ट जो है, आपका हार्ट क्या है? एक मोटर है। मोटर को दम लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा उसको पंप करने के लिए। अगर वो पंप नहीं कर पाएगा तो इसी कारण से क्या होता है? उस कचरा के कारण, कोलेस्ट्रॉल के कारण जो है क्या होता है? हृदय घात की समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद पेस मेकर लगाइए, है ना, या फिर जांच करवाइए, ये सारी चीजें इसी कारण से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का फैट है ना, और ऊपर से क्या है? ये एक एस्ट्रॉइड है। क्या है ये? एस्ट्रॉइड भी है। कहता है, अगला पॉइंट देखिएगा, डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें वनस्पति घी, जो वनस्पति घी होता है, के बजाय तेल में खाना पकाना चाहिए। जैसे कि वनस्पति घी, जैसे कि डालडा वगैरह यूज करते थे, है ना। डालडा जब हम ये लोग यूज करते हैं तो डालडा में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। डालडा से क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। इसीलिए डॉक्टर क्या कहता है कि हमें वनस्पति घी का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो कि डालडा पहले आता था, वनस्पति घी, है ना, के बजाय किसमें पकाना चाहिए? तेल में खाना पकाना चाहिए, है ना। सरसों का है, सोयाबीन ऑयल है, तो आपका क्या कहते हैं, और भी सारी चीजें हैं, है ना। वो सारी चीजों के तेल में खाना पकाना चाहिए, क्योंकि तेल में और संतृप्त वसा है। क्या है? तेल में जो है वो क्या है? असंतृप्त वसा है, मतलब अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। ऑयल में क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होते हैं। अब अनसैचुरेटेड फैट और दो चीजें होती है, एक सैचुरेटेड फैट भी होता है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैट होता है, जिसके कारण डॉक्टर यह सलाह देते हैं कि हमें वनस्पति घी की जगह पर खाना जो है वो किस में पकाना चाहिए? तेल में पकाना चाहिए, ऑयल में पकाना चाहिए। कहता है, ट्रांस फैट को आमतौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है, क्योंकि यह एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। किसको? एचडीएल स्तर को कम करता है ना। ट्रांस फैट जो होता है, कहता है उसको मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना गया है? हानिकारक माना गया है। कारण क्या है? एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है ना, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, उसका जो क्या कहते हैं, उसका स्तर जो है वो कम कर देता है। कौन? ट्रांस फैट जो है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम कर देता है, जिसके लिए आपका जो ट्रांस फैट है, इसको मानव स्वास्थ्य के लिए क्या माना गया है? हानिकारक माना गया है। चलिए आगे के पॉइंट में चलते हैं और बात करते हैं अगले पॉइंट्स पर। देखिए, आराम से देखिए और आराम से चीजों को समझिए। क्या है? हृदय
रोगियों के लिए उपयुक्त वनस्पति तेल। कहता है जिनको हृदय की समस्या है, हृदय में या आर्टरीज में किसी प्रकार की कोई ब्लॉकेज है ना, जिसमें कि जैसे कि आप कह सकते हैं हृदय घात की कोई ना कोई समस्या अगर है ना, उसके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है कोलेस्ट्रॉल का, तो उसको किस प्रकार के तेल में खाना चाहिए या फिर किस प्रकार के तेल का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार के वेजिटेबल ऑयल्स का यूज करना चाहिए, तो याद रखिएगा सूर्यमुखी सनफ्लावर ऑयल, सूर्यमुखी के तेल का प्रयोग करना चाहिए। हृदय रोगियों को किस प्रकार का वनस्पति तेल का प्रयोग करना चाहिए, वेजिटेबल ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, याद रखिएगा सूर्यमुखी के तेल का प्रयोग करना चाहिए, सनफ्लावर ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आगे के पॉइंट पे बात करते हैं। सरसों के तेल के बीजों में एक आम मिलावट, जो सरसों के तेल होते हैं उसमें आमतौर पर किस चीज को मिलाया जाता है, याद रखिएगा खसखस को मिलाया जाता है, पॉपी को मिलाया जाता है, किसको, पॉपी सीड्स को मिलाया जाता है, जिसको कि हम लोग खसखस कहते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है आयोडीन, आयोडीन किससे प्राप्त होता है, आयोडीन जो है वो किससे प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लैमिनेरिया, किससे प्राप्त होता है, तो लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। आयोडीन किससे प्राप्त होता है, याद रखिएगा लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। कहता है अगले पॉइंट में समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध और एक विशेष प्रकार का अभावजन्य रोग में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ समुद्र में प्रचुर मात्रा में है ना। तो समुद्र में प्रचुर मात्रा में क्या है, तो नमक है, लवण है, तो लवण में क्या होता है, आयोडीन होता है। तो कहता है समुद्र में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और विशेष प्रकार का अभावजन्य रोग, जो कि कमी से होने वाला रोग। अभावजन्य रोग मतलब क्या हुआ, जो कि अभाव के कारण, कमी के कारण जो जनित रोग होता है उसी को अभावजन्य रोग के संज्ञा से सुशोभित किया गया है। कहता है कि विशेष रूप से अभावजन्य रोग में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है ना, तो वो कौन सा है, तो आयोडीन है। सीधे शब्दों में याद रखेंगे समुद्र में क्या है, तो समुद्र में नमक की मात्रा है, सॉल्ट है ना, और इस सॉल्ट में क्या होता है, तो आयोडीन होता है ना। और आयोडीन क्या है, आयोडीन की कमी से रोग होता है, कौन सा, ग्वाइटर या घेघा कहते हैं उसको। तो यहां से अभावजन्य रोग में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है, आपका आयोडीन है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है उद्योगों में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं, जो इंडस्ट्री में उपयोग में आने वाला सबसे अधिक सूक्ष्म जीव है, जो माइक्रोबियल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया, एलगी और फंगस। बैक्टीरिया, शैवाल और कवक का इस्तेमाल जो है इंडस्ट्रीज में वाइडली यूज किया जाता है ना। ये तीनों क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, जिनका उपयोग जो है इंडस्ट्री में, व्यापार में, उद्योगों में धड़ल्ले से होता है या फिर वाइडली इसका उपयोग होता है, अधिक उपयोग होता है। कहता है आर्क बैक्टीरिया मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस, देखिए नाम में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, क्या है, आर्क बैक्टीरिया ब्रैकेट में है मेथेनोजेंस, जिसको कि मेथेनोजेंस भी कहते हैं। आर्क बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, मेथेनोजेंस कहते हैं। कि एक समूह का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। अब यहां पर देखिए क्या नाम है, मेथेनोजेन, नाम से ही संबंधित लग रहा है, मीथेन, किससे संबंधित लग रहा है, मीथेन से संबंधित लग रहा है। याद रखिएगा आर्क बैक्टीरिया एक समूह है, एक समूह का जो है उपयोग किसके उत्पादन में होता है, तो मीथेन के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में होता है, तो मीथेन के उत्पादन में होता है। तो यहीं से याद रखना है अपने को, मेथेनोजेंस से याद रखना है, किससे याद रखना है, मेथेनोजेंस से याद रखना है। आर्क बैक्टीरिया जो है मेथेनोजेंस है, मतलब इसी का एक समूह जो है मीथेन के उत्पादन में इसका
उपयोग किया जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ताड़ के गाछ में मटका लगाता है ना, ताड़ी बनाता है, कहता है ताड़ी के किण्वन, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का बनना, है ना। ताड़ी क्या होता है, ताड़ी को जो कि तार का रस है ना, तार का पेड़ पे देखते होंगे कि एक मटका, उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहां से छिलका हटा देता है, जिससे कि थोड़े थोड़े मात्रा में रस निकलती है, और जिसको कि मटके में जमा किया जाता है उसको फर्मेंट किया जाता है सनलाइट के अंदर, है ना, जिसके फर्मेंटेशन से क्या होता है, अल्कोहल बनता है। तो कहता है ताड़ी के फर्मेंटेशन में, किण्वन में शामिल एक जीव, कौन सा जीव इसमें फर्मेंटेशन में शामिल होता है, तो क्या है, सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज नाम है, क्या नाम है, सैक्रोमाइसीज नाम है। क्या है, सैक्रोमाइसीज एक ऐसा जीव है जो कि ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है। ताड़ी का मतलब तार का जो रस होता है, तार के पेड़ का जो रस होता है उसके फर्मेंटेशन में शामिल होता है। कौन होता है, सैक्रोमाइसीज होता है, सैक्रोमाइसीज शामिल होता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है, इस ईस्ट का उपयोग, इस ईस्ट का उपयोग इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। देखिए इथेनॉल को बनाने के लिए इंडस्ट्री में, कहां पे, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, है ना, ईस्ट का उपयोग जो है, कहता है इस ईस्ट का उपयोग, कौन से ईस्ट का उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है, इथेनॉल को कमर्शियली प्रोडक्ट करने के लिए, प्रोडक्शन में बनाने के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, किसके कमर्शियल प्रोडक्शन, मतलब इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा सैक्रोमाइसीज, सैक्रोमाइसीज का, ठीक है, सैक्रोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। अब यही सैक्रोमाइसीज हमने देखा था क्या है, ताड़ी में फर्मेंटेशन भी कर रहा है। तो ताड़ी में फर्मेंटेशन के लिए क्या चाहिए आपको, ईस्ट चाहिए ना। अब देखिए दही फर्मेंटेशन होता है, लैक्टोबैसिलस, है ना। अब वहां पर क्या है, लैक्टोबैसिलस चाहिए, लैक्टोबैसिलस भी क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है, ये क्या है, एक प्रकार का ईस्ट है ना, क्या है ये, ईस्ट है। तो यहां पे कहता है इस ईस्ट का उपयोग जो है इथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। तो सैक्रोमाइसीज का उपयोग किया जाता है, सैक्रोमाइसीज सेरेविसियस, सेरेविसिया, देखिए क्या नाम है पूरा, सैक्रोमाइसीज सेरेविसिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कहता है अगले पॉइंट पर देखिएगा क्या कह रहा है, कहता है वाइन उद्योग, वाइन जो शराब होता है, वाइन उद्योग में एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए मतलब किण्वन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला जो सूक्ष्मजीव होता है वो क्या है, तो याद रखिएगा वो क्या है, आपका ईस्ट है। ईस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, वाइन उद्योग, जहां पर शराब बनता है, शराब चाहे वो किसी अनाज को गला के बने या फिर आप कह सकते हैं किसी फल का बने, है ना, ग्रेप्स का वाइन बनता है ना। तो कहता है कि अगर इसका शराब बनना है, उसमें जो अल्कोहल का फर्मेंटेशन है, अल्कोहल का जो बनना है वो किसके द्वारा होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। उसमें ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ताकि उसमें क्या हो, वो उसके मॉलिक्यूल्स के, उसके अंदर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है उसको ब्रेक डाउन करता है, जिससे कि अल्कोहल का निर्माण होता है। उसी अल्कोहल को पी के लोग नशा में रहते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, एक बैड हैबिट है। चलिए देखिए ये मैच वाला है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले देखिए क्या है, क्लोरो करेक्ट मैचेस पेयर्स, मतलब ये मैच्ड पेयर्स हैं, है ना, मतलब सुमेलित किए हुए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहला है आपका क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में क्या होता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है,
आयरन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। अगर हम टेबल सॉल्ट की बात करें तो टेबल सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें क्या होता है? तो सोडियम होता है। टेबल सॉल्ट में क्या होता है? सोडियम होता है। टेबल सॉल्ट का जो रासायनिक नाम है क्या है? सोडियम क्लोराइड, जिसकी में कि सोडियम भी होता है और क्लोरीन भी होता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा, जो धोने वाला सोडा होता है, वॉशिंग सोडा जो होता है, वो उसका रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है? सोडियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं। अगेन एक मैच आता है आपके पास, ये मैच्ड पेयर्स हैं। क्या आता है? पहला देखिएगा, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। जो विनेगर होता है, जो सिरका होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, एसिटिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड किसमें होता है? विनेगर में। जो खट्टा करने के लिए अचार में वगैरह में डाला जाता है विनेगर, उस विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, सॉरिंग ऑफ मिल्क। सॉरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का खराब होना, सॉरिंग होना, खट्टा होना, ये क्या होता है? तो उसमें लैक्टोबैसिलस होता है। तो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो है दूध खराब होता है, या फिर कह सकते हैं दूध फट गया, दूध खट्टा हो गया। तो कौन सा एसिड है यहाँ पर? तो लैक्टिक एसिड है। अगर हम बात करते हैं कंपाउंड प्रेजेंट्स इन बोन, हड्डियों में कौन सा कंपाउंड, कौन सा यौगिक रहता है? तो देखिए, हड्डियां जो है दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक कैल्शियम से मिलकर बनी होती है, दूसरा क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम फास्फेट से हड्डियां बनी होती है। कैल्शियम और फास्फोरस जब मिलेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम फास्फेट। तो कौन सा कंपाउंड हुआ, कौन सा यौगिक हुआ? याद रखिएगा, कैल्शियम फास्फेट यौगिक से आपका जो बोन है वो बना हुआ होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो कहता है एसिड प्रेजेंट्स इन गैस्ट्रिक जूस। जो आपका गैस्ट्रिक जूस है, जो पाचक जूस है, जो पेट के अंदर निकलता है, आपके एब्डोमेन के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वो कौन सा? गैस्ट्रिक जूस मतलब जो भोजन को पचाने वाला रस एंजाइम होता है, वो कौन सा निकलता है? तो याद रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो आपके गैस्ट्रिक जूस कहलाता है, जो कि आपके कहां निकलता है? एब्डोमेन से निकलता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं, रिपिंग ऑफ फ्रूट। फ्रूट का पकना, फलों का पकना। जैसे आम पकता है, तो आम पकने का कारण क्या है? याद रखिएगा, इथिलीन नाम का एक, अब इथिलीन जो है एक गैस भी है। इथिलीन क्या है? एक गैस है, साथ ही साथ एक प्लांट हार्मोन भी होता है। क्या है ये? प्लांट हार्मोन भी है। इथिलीन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, जो कि गैसियस, एकमात्र गैसियस हार्मोन है। एकमात्र गैसियस हार्मोन होता है, जो कि फल को पकाने में, नेचुरली पकाने में हेल्प करने वाला होता है। कौन सा? याद रखिएगा, इथिलीन नाम का एक गैस होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, फिर से हमारा क्या है? करेक्ट मैचेस दिया हुआ है। यहां पर क्या दिया हुआ है? करेक्ट मैचेस दिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट आता है स्किन कैंसर। त्वचा का जो कैंसर होता है वो किस कारण से होता है? याद रखिएगा, सन से आने वाली जो रोशनी होती है, उसमें बहुत तरह के रेज होते हैं। कई सारे रेज जो हैं हमारे बाहरी जो वातावरण है, जो वायुमंडल है, उससे टकरा कर वापस लौट जाती है। लेकिन कुछ रेज जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। उसमें से एक रेज है जिसका नाम है अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या नाम है? अल्ट्रा वायलेट रेज। तो याद रखिएगा, त्वचा कैंसर के लिए सबसे जो जिम्मेदार, या फिर त्वचा कैंसर के लिए सबसे जो क्या कह सकते हैं आप इसको, ये त्वचा कैंसर के लिए सबसे जो बदमाश होता है वो क्या है आपका? अल्ट्रा वायलेट रेज है। अगर हम बात करें नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण की अगर हम बात करें, तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है? डेसिबल में व्यक्त किया जाता है। अगर हम बात करें तो जो सामान्य जो रखा गया है डब्ल्यूएचओ में, वो 45 डेसिबल तक रखा गया, सामान्य 45 डेसिबल तक रखा गया है। डीबी से द्वारा दर्शाया जाता है, डीबी, डी बी द्वारा दर्शाया जाता है। तो 45 डेसिबल तक चल सकता है, लेकिन उससे जब ज्यादा होता है तो वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है, जैसे कि देखिए हमारे इन्वायरमेंट का आजकल टेम्परेचर जो है ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना? हमारे वातावरण का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। किसके लिए? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। साथ ही साथ और भी है,
क्या क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, साथ ही साथ क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। इन्हीं सबको ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, इन्हीं को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहा जाता है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हम बात करें ओजोन होल की, ओजोन जो परत है, ओजोन परत जो है उसको क्षति पहुंचाने वाला जो गैस है वो कौन सा है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC होता है, जो कि क्या करता है, ओजोन लेयर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाता है। ओजोन O3 लेयर को सबसे अधिक क्षति पहुंचाने वाला होता है, जो कि आप कह सकते हैं कि ये कहां से निकलता है, तो AC, कहां से, AC, एयर कंडीशन, फ्रिज, इन सब जगहों से ये सिक्रीट होता है। कौन सा गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन लेयर को डायरेक्ट हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में लाभदायक नहीं बल्कि हानिकारक है। अब देखिए अगला करेक्ट मैसेज जो है वो हमारा क्या है, सबसे पहला है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो है वो दही के निर्माण में, कर्ड बनाने में किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ कर्ड के लिए जो है लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही को जमाने में मदद करता है। दूध का दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। अगर राइजोम की बात करें, राइजोम क्या है, तो राइजोम जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एजेंट होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला होता है। जो कि देखिएगा दलहन में खास करके क्या होता है, दलहन की जड़ों के गांठों में क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में उपयोग में आता है। क्या नाम है उसका, राइजोम। यहाँ पे राइजोबियम, सॉरी राइजोम मैंने बोल दिया, राइजोबियम। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें ईस्ट, ईस्ट का अगर हम बात करते हैं, ईस्ट का उपयोग कहाँ होता है, अभी जस्ट मैंने देखा था ईस्ट का उपयोग कहां से होता है, तो अल्कोहल फॉर्मेशन। ईस्ट का प्रयोग ही होता है अल्कोहल प्रोडक्शन, अल्कोहल फॉर्मेशन में। ईस्ट क्या करता है, तो जो ग्लूकोज है, देखिएगा कि जैसे कि कोई भी फ्रूट है, उसका जूस जो है उसमें क्या है, ग्लूकोज है ना। तो उसमें क्या करता है कि ये जब आप ईस्ट डालते हैं, ईस्ट क्या करता है, उसके ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है, जिसको कि क्या कहते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन करते हैं, है ना, किण्वन, हिंदी में उसको किण्वन कहा जाता है। इसी से क्या होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का उत्पादन होता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो क्या नाम लिखा है, एस्परगिलस। एस्परगिलस जो है वो क्या है आपका, सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन है। सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए एस्परगिलस का यूज किया जाता है। इस स्लाइड में हमने जितने भी मैचेस थे वो हमने देख लिए। चलिए देखिए, ये भी जो पॉइंट्स हैं ये भी महत्वपूर्ण है, जितने भी इसमें हैं वो सारे याद करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्या है, फिर से वही करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस आएगा आपके पास। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, विश्व का जो विश्व एड्स दिवस है, विश्व एड्स दिवस जो है, विश्व एड्स, वर्ल्ड एड्स डे जो है वो कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं हम लोग, तो विश्व वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। अगर हम बात करें टीचर्स डे को, टीचर्स डे कब मनाते हैं, तो 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड डे, विश्व भोजन दिवस, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे जो है कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को। कब मनाते हैं, 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अगले में वही चीज कहता है, करेक्ट मैसेज दिया हुआ है। पहला है वर्ल्ड टीबी डे, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस डे। विश्व तपेदिक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, मार्च 24 को। कब मनाया जाता है, तो मार्च 24 को वर्ल्ड टीबी डे को मनाया जाता है, टीबी डे के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बोले वर्ल्ड एड्स दिवस, जैसे हमने बताया 1 दिसंबर को मनाते हैं। एंटी लेप्रोसी डे, एंटी लेप्रोसी डे, कुष्ठ के लिए जो दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग जो होता है उसके एंटी कुष्ठ रोग जो बनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, लास्ट संडे ऑफ जनवरी, जनवरी के अंतिम संडे को क्या मनाया जाता है, एंटी लेप्रोसी डे मनाया जाता है।
अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस, इंटरनेशनल ओजोन डे जो है वो कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगर हम बात करें वर्ल्ड एल्जाइमर डे, विश्व एल्जाइमर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को वर्ल्ड एल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें तो फिर से करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस है, इसमें भी वही सारी चीजें दी हुई है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर हम बोले वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कमेंट में आप लोग लिख के बताइएगा 22 मार्च को और हम लोग बिहार में क्या मनाते हैं, मतलब बिहार के लिए 22 मार्च क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए अगला क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे, विश्व कैंसर दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो वही करेक्ट मैचेस का पेयर्स दिया हुआ है आपके पास। वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे है ना, विश्व का जो माइनॉरिटी का राइट है उसके लिए जो दिवस बनाया गया है वो कौन सा? तो 18 दिसंबर, याद रखिएगा कौन सा? तो 18 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे मनाते हैं, है ना। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें विश्व वर्ल्ड एनिमल्स डे, विश्व में जो जानवरों के लिए जो दिवस बनाया गया है वो कौन सा है? तो 4 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें वर्ल्ड फूड डे के बारे में बात करते हैं, तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। अभी जस्ट हमने बताया था 16 अक्टूबर को विश्व का भोजन दिवस या फिर वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। देखिए देखिए वह पक्षी जो कभी घोंसला नहीं बनाता है, कौन सा पक्षी जो है वो कभी घोंसला नहीं बनाता है, दूसरों के घोंसले में अपने अंडे को डाल देता है? तो याद रखिएगा वो कोयल है। कौन? कोयल जो है वो अपना घोंसला कभी नहीं बनाता, वो कौवे के घोंसले में क्या करता है? अपना अंडा छोड़ देता है, मतलब अपने बच्चों को पलने के लिए कौवे का इस्तेमाल करने वाला जो पक्षी है वो कौन सा है? कोयल है। अगर हम बात करें एक जानवर जो अपनी पूंछ हिलाता है, वह जानवर जो अपनी पूंछ हिलाता है वो कौन है? लिजार्ड, छिपकली। अपनी पूंछ हिलाता है वो कौन सा है? लिजार्ड, छिपकली। कुत्ता भी हो सकता है लेकिन ये क्या है आपका? लिजार्ड, छिपकली। कहता है लार्जेस्ट लिविंग क्रिएचर्स, जो सबसे बड़ा जीवित प्राणी है इस विश्व का। अब यहां पर देखिए दो चीजें आ सकती है, अगर पूरे विश्व का पूछ लेगा सबसे बड़ा प्राणी या जीव कौन सा है, तो याद रखिएगा ब्लू व्हेल है। कौन सा है? ब्लू व्हेल है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए स्थल स्थल पर पाए जाने वाला, भूमि पर रहने वाला सबसे बड़ा जो जीवित प्राणी है वो कौन सा है, तो वो याद रखिएगा आपका हाथी होता है। लेकिन अगर पूरे विश्व में पूछ लिया जाए तो विश्व में समुद्र भी है और स्थल भाग भी है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या कह सकते हैं आप? ब्लू व्हेल कह सकते हैं। ठीक है। कहता है मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल, सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? सबसे बुद्धिमान जानवर कौन सा होता है? तो याद रखिएगा आपका जो चिंपांजी होता है, चिंपांजी, चिंपांजी जो होता है वो सबसे बुद्धिमान जानवर में से होता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है छठी सामूहिक विलुप्ति शब्द का उल्लेख अक्सर समाचारों में निम्नलिखित चर्चाओं के संदर्भ में किया जाता है। कौन सा शब्द है? तो छठी सामूहिक विलुप्ति शब्द। छठी सामूहिक विलुप्ति शब्द जो है सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन, सिक्स्थ एक्सटिंक्शन
जो वर्ड है वो किसके संदर्भ में बार बार प्रयोग में आता है? याद रखिएगा, मानव जाति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का विखंडन, नुकसान, है ना। जो हम लोग मानव जाति हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन या दुरुपयोग कर रहे हैं ना, और प्राकृतिक आवासों का विखंडन और नुकसान कर रहे हैं। जो प्राकृतिक आवास हैं उसको तोड़ रहे हैं और उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। पारिस्थितिक तंत्र का विनाश, जो आपका इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम को भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वन को काट रहे हैं, इकोसिस्टम तबाह कर रहे हैं, जानवर धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पे आ रहे हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र का विनाश हो रहा है। प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन। प्रदूषण तो खैर कहने की बात नहीं है, जो प्रदूषण हम लोग कचरा मचा के रखे हुए हैं, है ना। प्रदूषण ये हम लोगों की ड्यूटी होती है, याद रखिएगा। प्रदूषण फैलाना जो है वो सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल अगर है तो वो है वहां की जनता, वहां के जो लोग होते हैं सबसे अधिक प्रदूषण फैलाते हैं। अब देखिए कई तरह के प्रदूषण होते हैं। कौन से प्रदूषण होते हैं? तो जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। ये सारे क्या है? अब कौन फैला रहा है? देखिए नृत्य करते हैं, डीजे बजा रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है ना। कुछ भी जा रहे हैं, कहीं भी नेचुरल स्पॉट पे जा रहे हैं, कहीं भी प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जो भी हम अचड़ा कचड़ा लेके जाते हैं, प्लास्टिक्स लेके जाते हैं, उसको डाल दे रहे हैं। सरकार ने बैन कर दिया प्लास्टिक, फिर भी हम उसका उपयोग करते हैं। अब एक चीज यहां पर देखिए कि सरकार ने प्लास्टिक बैन कर दिया। किस प्लास्टिक को बैन किया? कैरी बैग वाला प्लास्टिक ना। लेकिन जो पैक्ड फूड होता है, जो प्लास्टिक में पैक्ड फूड आता है, उसका क्या? वो भी तो जस्ट लाइक कचरा ही है ना। लेकिन हाल ही में खुशखबरी आई है कि एक ऐसा जीव है या एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लास्टिक को भी डिकम्पोज करने की ताकत रख रहा है। प्लास्टिक को भी डिकम्पोज करने की ताकत रख रहा है। इंडिया में आया ऐसा मिला है, लेकिन फिर भी उसको टाइम तो लगेगा डिकम्पोज करने में ना। लेकिन कचरा कौन फैला रहा है? हम लोग फैला रहे हैं। अगर हम आसपास में खुद से अगर सफाई अगर रखते हैं तो उससे हमारा ही भला है ना। तो सबसे छठी सामूहिक विलुप्ति जो शब्द है वो किसके संदर्भ में है? तो याद रखिएगा, जो मानव जाति द्वारा जो नेचुरल संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका दोहन और दुरुपयोग से संबंधित है। जो प्राकृतिक आवास है उसका विखंडन, नुकसान से संबंधित है। पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान से संबंधित है और प्रदूषण और वैश्विक जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो कहता है मानव शरीर के आंतरिक भागों के रोगों का निदान किसके द्वारा किया जाता है? अब मानव शरीर, हमारा जो शरीर है, अगर मान लीजिए हमारे पेट में कुछ तरह का कोई बात आती है ना, तो अगर उसको देखना है तो देखने के लिए क्या चाहिए? एक कैमरा डालना होगा। ऐसे तो नहीं देख सकते ना। तो क्या करेगा? एक कैमरा मुंह के जरिए डालेगा, नाक से डालेगा, है ना, कहीं ना कहीं से तो डालेगा। तो वो डालता है, उसी को कहते हैं एंडोस्कोप करना। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? एंडोस्कोप कहते हैं। तो एंडोस्कोप के द्वारा मानव शरीर के जो अंदर के रोग हैं उसका निदान किया जाता है ना, मतलब पता लगाया जाता है और पता लगाने के बाद इसका निदान किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं। कहता है इन किरणों का उपयोग कंप्यूटेड टेमोग्राफी द्वारा किया जाता है, जिसका उपयोग मानव शरीर की आंतरिक संरचना देखने के लिए किया जाता है। कहता है किन किरणों का उपयोग किसके लिए? कंप्यूटेड टेमोग्राफी द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर टेमोग्राफी जो है एक प्रोसेस है ना। कंप्यूटर टेमोग्राफी क्या है? एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा एक किरण का उपयोग किया जाता है, जिससे कि शरीर के अंदर का जो अंग है उसका चित्रण किया जाता है, फोटो लिया जाता है या संरचना को देखा जाता है। तो कौन सा है? एक्सरे। एक्सरे से पता ही होगा कि हड्डी वड्डी सब दिख जाता है हमारे शरीर का, है ना। तो एक्सरे का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए भर भर के लाइक कीजिए, भर भर के जो है
कमेंट कीजिए, है ना। सब्सक्राइब जितना कर सकते हैं, सब्सक्राइब के लिए कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए करते हैं। जैव निम्नीकरणी अपशिष्टों को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। कहता है बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है, मतलब जो कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं, मेनली कार्बनिक सब्सटेंस ही क्या होता है जो बायोलॉजिकली क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, मतलब टूट जाता है, वो वापस से इस एनवायरमेंट में मिल जाता है ना। तो बायोडिग्रेडेबल वैसे सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या होते हैं कि धीरे धीरे टूट के इन्वायरमेंट में वापस वैसे ही मिल जाते हैं। इसी सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। तो जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, कहता है किनके द्वारा किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित कर देता है उसको, बायोडिग्रेडेबल को। तो देखिएगा कोई भी जीव जो है जब मर जाता है, उसको जो जानवर को फेंक देता है तो उसमें बैक्टीरिया पनपता है। बैक्टीरिया क्या करता है, उसको धीरे धीरे खत्म कर देता है और उसको कंपोस्ट में बदल देता है। तो कौन है, तो बैक्टीरिया ये काम करता है। कौन करता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का ये काम होता है कि उसको क्या करेगा, धीरे धीरे डिकम्पोज कर देगा, किसको, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ बायोमैग्निफिकेशन मीन्स, जैव आवर्धन का बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है, कहता है क्रमिक उष्णकटिबंधीय स्तर के जीवों में कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि। किसकी वृद्धि, तो कहता है क्रमिक उष्णकटिबंधीय स्तर, जो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। कहता है क्रमिक उष्णकटिबंधीय स्तर के जो जीव हैं उनमें कीटनाशकों की जो मात्रा है उसमें वृद्धि को ही क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है आमतौर पर ओरोबेंच खरपतवार, आमतौर पर ओरोबेंच खरपतवार क्या है, कहता है तंबाकू के खेत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, जो जहां पर टबैको फील्ड होता है, जहां पर तंबाकू उपजाया जाता है ना, जो तंबाकू के पत्तियां होती है जहां पर उपजाई जाती है वहां पर क्या होता है, आमतौर पर ओरोबेंच जो है, ओरोबेंच नाम का खरपतवार आता है। खरपतवार क्या होता है, तो याद रखिएगा वैसी चीजें जो कि हम फसल अगर कोई लगाते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए फसल के साथ उगने वाले जो अन्य तरह के पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं या फिर उन्हीं को वीड्स कहते हैं। तो जो तंबाकू का खेत होता है, तंबाकू के खेत में देखिएगा आमतौर पर ओरोबेंच नाम का खरपतवार उगता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है स्थानीय वनस्पतियों के बारे में जानकारी, जो स्थानीय वनस्पति होते हैं उसके बारे में जानकारी, क्या कहता है उसको, हर्बेरियम से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, हर्बेरियम से प्राप्त की जाती है। स्थानीय जो वनस्पतियां होती है, जो लोकल फ्लोरा होता है, स्थानीय वनस्पतियां होती है, उसके बारे में कहां से पता लगाया जाता है, तो हर्बेरियम से प्राप्त की जाती है उसकी जानकारी। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है इन जुलाई 2004 जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का सबसे बड़ा अधिवेशन आयोजित किया गया था। कहां पर, कहता है जुलाई 2004 में HIV एड्स पर विश्व का सबसे बड़ा जो अधिवेशन है, विश्व का सबसे बड़ा जो अधिवेशन है वो कहां पर किया गया था, तो याद रखिएगा बैंकॉक थाईलैंड में। कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में विश्व का सबसे बड़ा HIV एड्स पर विश्व का अधिवेशन जो है वो किया गया था जुलाई 2004 में। तो याद रखिएगा कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में। कहां पर, बैंकॉक थाईलैंड में। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, कहता है इस तिथि को मधुमेह दिवस, डायबिटीज डे मनाया जाता है। किस तिथि को, किस दिवस को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर। कब मनाया जाता है, 14 नवंबर। आप लोग कमेंट में बताएंगे 14 नवंबर को और किस नाम से मनाते हैं या फिर किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 नवंबर को और किस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ये आप लोग
कमेंट में बताएंगे। मैंने बताया कि 14 नवंबर को हम लोग विश्व मधुमेह दिवस, वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाते हैं या मधुमेह दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। देखिए क्या कहता है, पेट की एक्सरे जांच से पहले मरीजों को उपयुक्त रूप में बेरियम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बेरियम दिया जाता है। कहता है पेट की एक्सरे से के जांच में, जब पेट का एक्सरे होता है उससे पहले जो है, जो मरीज होता है जिसका पेट का एक्सरे होना है उसको क्या दिया जाता है? बेरियम दिया जाता है। कारण क्या है? तो बेरियम जो होता है एक्सरे का अच्छा अवशोषक होता है। जो एक्सरे भेजा जा रहा है पेट के अंदर उसका अच्छा अवशोषक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे पेट का चित्र में अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्ट रूप से दिखाई देने में मदद मिलती है। अब क्या होगा, पेट का ही एक्सरे लेना है ना, तो क्या होगा कि बेरियम दे दिया है ना। अब बेरियम क्या है, कहां जाएगा? पेट में जाएगा। तो जब चित्र निकाला जाएगा, जब चित्रण किया जाएगा, इमेज निकाला जाएगा, तो याद रखिएगा पेट का जो है चित्र प्रॉपर आएगा और अन्य जो अंग हैं आसपास में उसका चित्र जो है वो नहीं आएगा। मतलब प्रॉपर चित्र आने के लिए बेरियम दिया जाता है किसी मरीज का जिसका कि पेट का एक्सरे होना है। कहता है जीन स्प्लिसिंग और पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है? कहता है जीन स्प्लिसिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्या है ये? याद रखिएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को क्या कहा जाता है? जीन स्प्लिसिंग एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। किसको? जेनेटिक इंजीनियरिंग को कहा जाता है। अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें, कहता है अजन्मे बच्चों में आनुवांशिक विकारों, जो नहीं जन्मा है बच्चा अभी जन्मने वाला है, उसमें कहता है जो जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवांशिक विकार की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाने के लिए एक नैदानिक परीक्षण, कौन सा टेस्ट किया जाता है कि जो कि अब अभी बॉर्न नहीं हुआ है, अनबॉर्न चाइल्ड है, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, वैसे बच्चे के अंदर आनुवांशिक विकार जो कि उसका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है उसका पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, कौन सा परीक्षण होता है? तो याद रखिएगा उल्वे वेधन, उल्वे वेधन कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? उल्वे वेधन कहा जाता है। एमनियोसेंटिसिस, एमनियोसेंटिसिस कहा जाता है। याद रखिएगा इंग्लिश में एमनियोसेंटिसिस कहा जाता है, हिंदी में उल्व वेधन कहा जाता है, उल्व वेधन कहा जाता है। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एमनियोसेंटिसिस, एमनियोसेंटिसिस कहा जाता है या उल्व वेधन कहा जाता है, उल्व वेधन कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। क्या कहता है? एक प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवित जीव जटिल पदार्थों को सरल घटकों में तोड़ता है। देखिएगा कि मैंने इससे पहले जो है एक पॉइंट पर जिक्र किया था जहां पर मैंने बताया था इस एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सब्सटेंस एनवायरनमेंट में किसी जीव के द्वारा तोड़ा जा सकता है। किस जीव के द्वारा? तो बैक्टीरिया के द्वारा उसको तोड़ के छोटे छोटे में तब्दील किया जा सकता है जिससे कि अच्छा सब्सटेंस बन सके, मतलब बेनिफिशियल सब्सटेंस बन जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरण कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं, बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। और जैव निम्नीकरण हिंदी में जैव निम्नीकरण कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहता है सभी जीवों में अंतर्निहित समय निर्धारण प्रणाली, सभी जीवों में अंतर्निहित समय प्रणाली जो है निर्धारण समय, अंतर्निहित समय निर्धारण प्रणाली जो है वो क्या है? जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है वो इनबिल्ट टाइम कीपिंग सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है? सभी जीवों में एक अंतर्निहित समय निर्धारण प्रणाली है।
जैसे कि देखिएगा अपने आप, अगर मान लीजिए अगर सुबह उठना है अपने को, है ना, और सुबह उठने के लिए रात में हमने सोचा कि सुबह जगना है, अलार्म सेट करना है, मान लीजिए गलती से भूल गए, तो कहीं ना कहीं आप उस टाइम फ्रेम में आप अचानक से खुद ब खुद आप खुद जग जाइएगा। वो कौन जगा रहा है? तो आपके अंदर जो निहित समय निर्धारण प्रणाली है वो आपको जगा देता है। आपके दिमाग में वो कमांड चला जाता है, जिस कमांड के थ्रू वो घड़ी जो है ट्रिगर्ड हो जाता है, उसमें अलार्म लग जाता है। तो किसमें लगेगा अलार्म? जो अंतर्निहित समय निर्धारण प्रणाली है ना, उसमें। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं और अगले पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखिए स्लाइड तो बहुत है ना, लेकिन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे ताकि माथे पर जोर ना पड़े। ठीक है, चलिए देखिए, पहला है करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस। करेक्ट मैचेस का सीक्वेंस है पहला, है ना। अब इस करेक्ट मैचेस के सीक्वेंस में देखिएगा क्या आता है, ईईजी, है ना। ईईजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रेन के टेस्ट के लिए किया जाता है। किसके टेस्ट के लिए? ब्रेन के टेस्ट के लिए किया जाता है ईईजी का प्रयोग। ठीक है, अगर हम बात करें ईसीजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हार्ट की जांच के लिए, हृदय की जांच के लिए किया जाता है, हृदय के स्पंदन को जांचने के लिए किया जाता है। अगर हम ईओजी की बात करें, ईओजी टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आंखों की जांच के लिए किया जाता है। अगर हम ईएमजी टेस्ट की बात करें, तो ईएमजी टेस्ट से मसल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, मसल्स के जांच के लिए ईएमजी का प्रयोग किया जाता है। अगर ऑडियोग्राम की बात करें, तो ऑडियोग्राम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कानों के लिए, ईयर्स के लिए। अगर मेमोग्राम की बात की जाए, तो मेमोग्राम से किसकी जांच की जाती है? ब्रेस्ट की जांच की जाती है, स्तन की जांच की जाती है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। क्या है? चुंबकीय अनुनाद या मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग जो कहते हैं, इसी को हिंदी में शॉर्ट में क्या कहते हैं? एमआरआई। एमआरआई कहते हैं इसको। कहता है एमआरआई किस परिघटना पर आधारित है? एमआरआई जो होता है वो किस परिघटना पर आधारित है? याद रखिएगा, नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, नाभिकीय न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस पर आधारित होता है। एमआरआई किस पर आधारित होता है? किस परिघटना, किस फेनोमेनन पर आधारित होता है? तो नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस पर आधारित होता है। अगर हम बात करें एमआरआई, एमआरआई एक नैदानिक उपकरण है, जिसका अर्थ है एमआरआई डायग्नोस्टिक टूल्स है, जिसका मतलब होता है मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग। एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनांस इमेजिंग कहते हैं, या चुंबकीय अनुनाद, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग उसको हिंदी में कहा जाता है। अगले पॉइंट पर बात करते हैं। कहता है, देखिए हर एक पॉइंट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक पॉइंट जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आते जाए तो उसको नोट डाउन भी करते चलना है ना, और कमेंट तो साथ में करते ही रहना है, ताकि समझ में आए कि जो चीजें मैं बता रहा हूं, है ना, उसका आपको बेनिफिट मिल रहा है ना। और जब तक जलेंगे नहीं तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे? जलना तो पड़ेगा, है ना, जलना पड़ेगा ना अपने को। बिना जले हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए हम लोग भी जल रहे हैं और आप भी जलिए। जब तक जलेंगे नहीं तब तक किसी भी परीक्षा में सफलता नहीं मिल पाएगी। तो जलना पड़ेगा हमें। तो जल तो रहे हैं और जलना पड़ेगा, है ना। कईयों का सवाल होता है और कितना? तो इतना पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे, किसी भी परीक्षा में कोई भी प्रश्न छूटे ही ना। ठीक है, कईयों का यह भी सवाल होता है सर एज निकलता जा रहा है। बहुत सारे काम है बेटा, ये मैनिपुलेटेड मत रहिए किसी के, इसमें मत आइए काम में। बहुत ऐसे वर्क हैं जो कि आप पढ़ाई अगर करके रखते हैं, आपके पास अगर नॉलेज है, आपके पास अगर स्किल है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने पास काम रहेगा ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए डरना नहीं है, नॉलेज को ग्रैब करना है, नॉलेज को पकड़ के रखना है। नॉलेज को जिस दिन आपने पकड़ के रख लिया ना, उस दिन समझ लो आप कि आप
अलग लेवल पर चले जाओगे, है ना। इसीलिए नॉलेज को पकड़ने के लिए आपको जलना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, याद रखिएगा। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। कहता है चिकित्सा स्थितियों के निदान के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा निदान के लिए एमआरआई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म अभी जस्ट बताया, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई तकनीक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र, एक्सरे, रेडियो वेव्स, गामा रेज में से जिनकी एमआरआई में उपयोग नहीं किया जाता है। कहता है जो एमआरआई होता है, एमआरआई मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग जो होता है उसमें एक्सरे, गामा रे, है ना, एक्सरे, गामा रे और इंफ्रारेड, है ना, जो सॉरी रेडियो वेव्स, इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा एक्सरे और गामा रेज का उपयोग जो है एमआरआई में नहीं किया जाता है। किसका उपयोग होता है? रेडियो वेव्स का उपयोग होता है। किसका उपयोग हो रहा है? रेडियो वेव्स का। किसका नहीं हो रहा है? एक्सरे और गामा रेज का उपयोग नहीं होता है। चलिए कहता है बीएमडी टेस्ट, बीएमडी मतलब बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। कहता है बीएमडी टेस्ट जो है वो बीएमडी परीक्षण जो है किसके निदान के लिए किया जाता है? बीएमडी परीक्षण क्या होता है? तो बोन मिनरल डेंसिटी, इसको फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बोन मिनरल डेंसिटी कहते हैं। कहता है बीएमडी टेस्ट परफॉर्म्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो किसके डायग्नोसिस के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के निदान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है वो हड्डी से संबंधित जो रोग होता है ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कहता है बीएमडी जो है, बीएमडी टेस्ट किसके लिए परफॉर्म किया गया? तो कहता है बीएमडी जो है बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस में इसका उपयोग किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस के निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या ये परीक्षण होता है बीएमडी परीक्षण। कहता है बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएमडी परीक्षण का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट, बीएमडी का बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। अस्थि खनिज घनत्व परीक्षण इसका फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। चलिए मेरे ख्याल से जो है हमने आज अप्रोक्स 10 स्लाइड कर लिया, 28 स्लाइड्स हैं, है ना। उबाऊ नहीं बनाना चाहता हूं मैं क्लास को, तो इन 28 स्लाइड्स को मैं 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। आज मैंने 10 स्लाइड कर दिया, कल मैं फिर नेक्स्ट 10 स्लाइड करूंगा, फिर मैं नेक्स्ट 10 स्लाइड करूंगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं और 3 पार्ट में जो है इसको हम लोग कवर कर लेंगे। कल हम लोग लगभग इसके 12-13 स्लाइड जो है इसके कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 12-13 स्लाइड जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे, ताकि बॉदरिंग फील ना हो। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, 2-3 घंटे का ये वीडियो हो जाएगा, है ना। तो 2-3 घंटे का जब आप वीडियो देखिएगा तो वो आपको ऐसे ही बॉदर फील कराएगा। तो इसलिए जो है हम लोग इसको छोटे पार्ट में रखते हैं ताकि आपको बॉदरेशन नहीं हो, लेकिन जलना तो पड़ेगा। जो पॉइंट्स मैंने बताए रिपीट कर करके देखिए, है ना, रिपीट कर करके याद कीजिए। इसको याद करने वाले पॉइंट्स है ना, इसको कोई समझाया नहीं जा सकता। ये सीधे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद करने होंगे और सीधे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सीधा याद करना है ना। जितना समझाने का उतना मैंने लगभग समझा दिया। उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो से आपको अगेन लाभ प्राप्त हो, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही चीज कहता हूं कि मेरे वीडियो से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप एक बार विश्वास कीजिए, आप एक बार पढ़ के देखिए, चीजों को समझिए, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे और खुश रहेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।